मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं अपनी जनरेशन की सबसे बड़ी इन्वेंटर बन सकती हूँ, पर बिना सही रिसोर्सेज के मेरे आइडियाज बस ख्याली बुलाओ। शिकागो इलिनॉय के लिए रूट सेट कर दिया है। स्टुअर्ट का क्या करना? जान दो उसे, और आप पहले उसका रिप्लेसमेंट ढूंढें। ओह माय गॉड। क्यों बार-बार अपनी मौत को खुद बुलाते हैं? क्योंकि मैं कर सकती हूँ। कई बच्चों को किसी सदमे से निकलने में बहुत पुरानी सोच वाली कंपनी मुझे समझ ही नहीं पाई, इसलिए मैं एक बंदे के लिए काम करता हूँ। अच्छा सुना तो बहुत था कि रीरी विलियम्स एक जीनियस है। तुम्हारे पास उतना पैसा है नहीं। समझ लो ये साइनिंग बोनस है। मुझसे जुड़ जाओ और तुम्हें मैं वो सब दूंगा जिससे तुम्हारा सपना पूरा हो सके। रीरी, गुड मॉर्निंग बेब, उठ जाओ। क्रिएट कर लेती है और इसीलिए जब वे देखती है कि उसे क्या कर दिया है तब ये बात जानकर उसे बहुत हैरानी होती है। लेकिन फिर इसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 1 एंड हुआ था और इसीलिए एपिसोड 2 के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि रीरी विलियम्स सीधा अपनी बनाई हुई एआई से पूछती है कि आखिरकार वो है क्या, जिस पर वो एआई उसे बताती है कि उसका नाम नेटली है। लेकिन ये सुनकर रीरी उसे कहती है कि नेटली उसकी फ्रेंड का नाम है जो कि मर चुकी है। लेकिन फिर अगली बार रीरी विलियम्स को समझ में आ जाता है कि वो जिस एआई को क्रिएट कर रही थी उसने उसे गलती से नेटली के रूप में क्रिएट कर लिया है और इसीलिए वो उसे देखकर परेशान हो जाती है एंड वो डिसाइड करती है कि अब वो इस नेटली वाली एआई को डिलीट कर देगी। लेकिन अब क्योंकि रीरी विलियम्स को द हुड की टीम के साथ मिलकर अपने मिशन पर जाना होता है, इसीलिए वो अपनी नेटली एआई को अपने रूम में ही छोड़ देती है और रूम को लॉक करके सीधा अपनी टीम के पास जाती है। अब रीरी विलियम्स के टीम के पास आने के बाद ही द हुड जो कि इस पूरी टीम का लीडर होता है वो रीरी विलियम्स को बारी बारी करके सारी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो सबसे पहले रीरी को स्लग से मिलवाता है जो कि इस पूरी टीम का हैकिंग एक्सपर्ट होता है और टीम को जब भी किसी मिशन पर जाना होता है तब स्लग उस पूरी जगह के सिस्टम को हैक कर लेता है ताकि हुड की पूरी टीम उस जगह पर जो चाहे वो कर सके। साथ ही साथ हुड ये भी बताता है कि स्लग मैट रिपोर्ट से है और ये पहले डार्क वेब के ऊपर दूसरों को ठगने का काम करता था, लेकिन क्योंकि उस वजह से इसके काफी दुश्मन बन गए थे इसलिए हुड ने उसे बचाया और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब इसके बाद वो रीरी को मिलवाता है रोज और जेरी से जो कि असल में भाई बहन होते हैं। ये दोनों भाई बहन असल में फाइट में काफी एक्सपर्ट होते हैं और साथ ही ये पहले स्ट्रीट फाइट्स भी किया करते थे, लेकिन क्योंकि इलीगल तरीके से लड़ते थे इसीलिए इन्हें हर फाइट से निकाल दिया जाता था और फिर इसलिए हुड ने इनकी भी हेल्प की और इन्हें टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद टीम की अगली मेंबर होती है क्लाउन जो कि टीम को पायरोटेक्निक सपोर्ट देती है और ये हुड से तब मिली होती है जब इसका लवर इसे छोड़ देता है। और फिर इसके बाद आखिर में हुड बताता है जॉन के बारे में, वही जॉन जो कि रीरी विलियम्स से सबसे पहले मिला था एंड उसने उसे टीम में आने का ऑफर दिया था। और उसके बारे में बताते हुए हुड उसे कहता है कि जॉन एक्चुअली उसका कजन है और अगर बात करें उसकी स्पेशलिटी की तो वो चाकू छुरी चलाने में बहुत एक्सपर्ट है एंड इसलिए अगर उसके हाथ में हथियार हो तो वो किसी का भी काम तमाम कर सकता है। अब इसके बाद हुड रीरी को बताता है अपने प्लान के बारे में। वो उसे कहता है कि आज वो लोग जिसे टारगेट करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है टनल और ये जो टनल कंपनी है वो अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर काफी सारे हाई स्पीड रोड्स बना रही है जिनके जरिए गाड़ियां काफी कम टाइम में ट्रैवल करके लोगों का टाइम बचा सकती हैं। लेकिन हुड और उसकी टीम के अकॉर्डिंग ये टनल कंपनी सही काम नहीं कर रही है और इसीलिए वो लोग उसे रोकना चाहते हैं और बदले में उससे अपनी कुछ शर्तें मनवाना चाहते हैं। और आज के दिन ये टनल कंपनी अपने टनल्स को ओपन कर रही है जिनके जरिए लोगों की गाड़ियां बहुत ही कम टाइम में ट्रैवल कर पाएंगी और इसीलिए हुड और उसकी पूरी टीम का ये प्लान है कि वो लोग पेनड्राइव के जरिए एक वायरस को उनके सिस्टम में डाल देंगे जिससे कि उनका पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा और फिर वो लोग कंपनी की सीईओ से शर्तें मनवाएंगे एंड फिर उसके बाद उनके टनल को फिर से ओपन करेंगे। लेकिन प्लान के हिसाब से रीरी विलियम्स को अपना आर्मर पहनना होगा, फिर पेनड्राइव लेकर फ्लाई करना होगा, सिस्टम के एक मेन एरिया में जाना होगा और वहां पर जाकर उस पेनड्राइव को प्लग करना होगा ताकि वायरस सिस्टम में आ सके और फिर उसके बाद उनके पूरे टनल के फंक्शन को रोका जा सके। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कुछ टाइम बाद अपने मिशन के लिए निकलेंगे, लेकिन ऐसे में रीरी विलियम्स को पता होता है कि उसका जो आर्मर होता है वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता है और वो इसीलिए क्योंकि आर्मर को चलाने के लिए अभी भी उसके पास कई सारे मेन पार्ट्स गायब होते हैं। अब उन्हीं मेन पार्ट्स को हासिल करने के लिए रीरी विलियम्स सीधा जो नाम के एक बंदे के पास जाती है और वो इसीलिए क्योंकि ये जो नाम का बंदा होता है ये ब्लैक मार्केट का एक डीलर होता है और ये ब्लैक मार्केट से चीजों को बड़े सस्ते दाम में लोगों को मुहैया करवाता है और उसमें कई सारी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जो कि इलीगल होती है और नॉर्मली उन्हें हासिल करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जो उन सारी चीजों को ब्लैक मार्केट के जरिए बड़े आराम से दिलवा सकता है एंड इसीलिए रीरी इन सारी चीजों को लेने के लिए जो के पास आती है। अब दोस्तों ये जो नाम का बंदा है इसका रियल नेम इज़ेकियल स्टेन है और ये एक्चुअल में और कोई नहीं बल्कि आयरन मॉन्गर यानी कि ओबेडा स्टेन का बेटा है। वही ओबेडा स्टेन जो कि आयरन मैन 1 मूवी के अंदर आयरन मैन का दुश्मन था और आयरन मैन को मारने की कोशिश में वो खुद ही मारा गया था। अब यार रीरी जैसे इज़ेकियल स्टेन के घर आती है यानी कि जैसी वो जो के घर आती है वैसी वो जो से बातचीत करके उससे सामान मांगती है, लेकिन जो पहले तो इस बात से इनकार कर देता है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करता और उसकी ब्लैक मार्केट से कोई कनेक्शंस भी नहीं है। लेकिन फिर जैसे रीरी विलियम्स उसे पुलिस की धमकी देती है वैसी जो उसकी बात मान जाता है एंड वो उसे कहता है कि वो उसे सामान लाकर दे देगा। अब इसके बाद इज़ेकियल स्टेन यानी कि जो रीरी विलियम्स को अपने साथ ले जाता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे एक दूर जगह लाता है और फिर उसके बाद जो रीरी विलियम्स को बताता है कि ये जगह असल में उसका एक सीक्रेट बंकर है और इसी जगह के अंदर वो अपने सारे इलीगल सामान रखता है यानी कि वो सारे सामान जिसे वो ब्लैक मार्केट से लाता है और फिर यहाँ पर लाने के बाद ही वो रीरी विलियम्स को उसके जरूरत का सामान दे देता है, जिसके बाद रीरी विलियम्स अपने सूट को पूरा करती है और उसे पहनकर सीधा फ्लाई करते हुए वहां से निकल जाती है। अब इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सीधा रात हो जाती है और रात होते ही हुड और उसकी पूरी टीम अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं सीधा उसी टनल के पास जहाँ पर टनल कंपनी द्वारा इनॉग्रेशन किया जा रहा है। अब रीरी विलियम्स जो कि अपने सूट में होती है उसे सीधा पेनड्राइव दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो एक खास जगह जाकर उसे सिस्टम में प्लग कर दे, लेकिन रीरी विलियम्स जैसी फ्लाई करके वहां पर जारी होती है वैसे हमें देखते हैं कि उसके सामने अचानक से उसकी फ्रेंड वाली है उसके सामने आ जाती है और उसीलिए उसे अचानक से अपने सामने देखकर रीरी घबरा जाती है एंड वो टनल में टकराकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथ से पेनड्राइव छूटकर नीचे गिर जाता है और इसीलिए रीरी विलियम्स से सोचने लगती है कि आखिरकार उसका प्लान फेल होने वाला है एंड इसीलिए अपने प्लान को बचाने के लिए वो क्या कर सकती है। अब ये बात सोचने पर उसकी जो फ्रेंड वाली एआई होती है वो उसे बताती है कि सिस्टम को रोकने के लिए उसके पास अभी एक और मौका है। वो रीरी को बताती है कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब सिस्टम से कनेक्टेड है और इसलिए अगर वो लोग गाड़ी को प्लेटफॉर्म से यानी कि रोड से हटा देंगी तो फिर उसके बाद वो लोग सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं, यानी कि गाड़ी के प्लेटफॉर्म से हटते ही उनके पास थोड़ा सा ऐसा टाइम होगा जिस टाइम के बीच वो लोग सिस्टम में एंटर करके वहाँ पर अपना वायरस डाल के सिस्टम को रोक सकते हैं। अब ये सुनने के बाद रीरी विलियम्स सीधा स्लग से कॉन्टैक्ट करती है और वो स्लग को इस प्लान के बारे में बताती है, जिसके बाद वो स्लग से कहती है कि जैसे वो गाड़ी का प्लग
स्लग खींची और उसे प्लेटफॉर्म से हटाइए, वैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्लग को सिस्टम को ऑफ करना होगा। अब इसके बाद रिरी विलियम्स बिल्कुल ऐसे करती है और गाड़ी के मेन प्लग को खींची उसे प्लेटफॉर्म से हटा देती है, जिसके बाद स्लग सिस्टम में एंटर होकर पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देता है और सिस्टम के रुकते ही टनल के अंदर जितनी भी गाड़ियां होती है वो सब की सब उसी जगह पर रुक जाती है। अब इन्हीं में से एक गाड़ी के अंदर टनल कंपनी की सीईओ भी ट्रैवल कर रही होती है और इसलिए वो भी देखकर घबरा जाती है कि आखिरकार उनका सिस्टम अचानक से कैसे रुक गया। लेकिन फिर इसके अगले पल ही हम ये देखते हैं कि हुड उसकी गाड़ी के बगल वाले सीट पर बैठा होता है और वो अचानक से अपीयर होकर उसके सामने आता है। अब यहाँ पर आकर वो कंपनी के सीईओ से सीधा मुद्दे की बात करता है। वो सीईओ से कहता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर उसके सिस्टम को रोक दिया है और अब उसकी मर्जी के बिना ये सिस्टम फिर से चालू नहीं होने वाला है और अगर सिस्टम चालू नहीं हुआ तो वैसे इस टनल में कोई ट्रैवल नहीं करेगा और उसकी कंपनी दिवाली हो जाएगी। इसीलिए भी कंपनी के सीईओ की मजबूरी है कि वो उसकी शर्तों को माने और फिर हुड बताता है कि उसकी ये शर्तें हैं कि वो अपनी कंपनी के अंदर उसके और उसकी पूरी टीम मेंबर्स को 6 फिगर की सैलरी देगी, सबको एज एम्प्लॉय रखेगी, वो भी गुमनाम तरीके से जो कि कोई काम भी नहीं करेंगे और साथ ही साथ वो कंपनी में हुड को हिस्सेदारी भी देगी। और अब मजबूरन हम देखते हैं कि कंपनी के सीईओ को हुड की सारी शर्तें माननी पड़ती है एंड वो उसके दिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, जिसके बाद हुड के कहने पर फिर से टनल को एक्टिवेट कर दिया जाता है और पूरी टीम अपने काम को पूरा करके वहां से निकल जाती है। हालांकि इस मिशन के बाद ही रिरी विलियम्स को पता लगता है कि उसकी टीम का जो लीडर है यानी कि द हुड, उसके पास असल में एक पावरफुल हुड है जिसे पहनकर वो चाहे तो गायब हो सकता है एंड काफी पावरफुल हो सकता है। और इसलिए इस बात को जानते ही वो द हुड यानी कि पार्कर रॉबिन्स के असली हुड के बारे में सोचने लगती है एंड उसके मन में ये सवाल आने लगता है कि द हुड जिसका रियल नेम पार्कर रॉबिन्स है उसके पहले वाले हुड में ऐसी क्या पावर्स है। लेकिन अब इन सब के बीच ही एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है और स्टार्ट होता है एपिसोड 3। अब एपिसोड 3 के स्टार्ट होते ही हम ये देखते हैं कि रिरी विलियम्स और टीम के सारे लोग मिलकर पैसे गिनते होते हैं और अपने सामने इतने सारे पैसों को देखकर वो लोग नाच गा रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम पर टीम की जो मेंबर क्लाउन होती है वो सीधा पार्कर रॉबिन्स के गोल्ड के पास जाती है और उस गोल्ड को खोलकर उसके अंदर से उसका हुड बाहर निकाल लेती है एंड फिर उसे पहनकर सारी टीम के सामने आ जाती है और सबको दिखाने लगती है। पार्कर रॉबिन्स का हुड देखकर रिरी विलियम्स भी क्लाउन के पास आती है एंड वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसे हुड कहां से मिल गया, जिस पर क्लाउन उसे बताती है कि असल में पार्कर अपने हुड को एक सेफ वॉल्ट में रखता है, लेकिन आज उसने उसका वॉल्ट ओपन कर लिया और उसके हुड को पहन लिया। बट वो लोग यहाँ पर बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उनके पास पार्कर रॉबिन्स का कजन यानी कि जॉन आता है और वो सीधा क्लाउन पर अटैक करके उससे हुड छीन लेता है। ये देखकर रिरी विलियम्स जॉन से बहस करने लगती है, लेकिन इसके बाद ही पार्कर रॉबिन्स यानी कि द हुड वहाँ पर आता है और वो अपने कजन जॉन को शांत करके सारी टीम से नया प्लान पूछता है और स्लग से कहता है कि वो पूरी टीम को अपना नया प्लान बताए एंड सबको ये समझाए कि अब वो लोग किस पर अटैक करने वाले हैं और उनका प्लान क्या होगा। इसके बाद हम भी देखते हैं कि पूरी टीम शांत हो जाती है, जिसके बाद स्लग सबको अपना प्लान बताता है। स्लग सबको बताता है कि अब वो लोग एक दूसरी बड़ी कंपनी को टारगेट करेंगे और इस दूसरी कंपनी का नाम होगा हेयरलूम और ये जो हेयरलूम कंपनी है इसका जो सीईओ है उसका नाम है हंटर मैसून और इसकी ये कंपनी बेसिकली खेती-बाड़ी का काम करती है और लोगों को ऑर्गेनिक सब्जियां और फल बेचती है। लेकिन इनकी टीम के हिसाब से हेयरलूम कंपनी की वजह से देश के जो बाकी छोटे किसान हैं उन्हें नुकसान हो रहा है और इसीलिए वो लोग इस कंपनी को बर्बाद करेंगे या फिर इसकी कंपनी के सीईओ से यानी कि हंटर मैसून से अपनी शर्तें बनवाएंगे। अब इसके आगे स्लग सबको बताता है कि असल में हेयरलूम कंपनी का एक बहुत ही बड़ा ग्रीन हाउस भी है जहाँ पर ये लोग अपनी फल सब्जियां उगाते हैं और इस कंपनी का सीईओ यानी कि हंटर भी उन्हें वही मिलेगा और इसलिए वो लोग अपनी टीम के साथ सीधा उसी ग्रीन हाउस पर अटैक करेंगे। लेकिन अब क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही कड़क होती है इसलिए ये लोग भी अपनी पूरी तैयारी करते हैं और अपने अगले मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपने इस मिशन को इन्हें कुछ टाइम बाद अंजाम देना था और इसलिए वो लोग अभी सिंपली अपने घर आ जाते हैं, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि रिरी विलियम्स भी सीधा अपने घर आती है और वहाँ पर आकर अपनी मदर और अपने फ्रेंड जेवियर से मिलती है। जो जेवियर रिरी विलियम्स की मरी हुई फ्रेंड नेटली का भाई है। अब इसके अगले पल हम लोग ये देखते हैं कि रिरी विलियम्स के घर पे जो आता है यानी कि इज़िकल स्टेन और वो रिरी के घर आकर उससे कहता है कि असल में उसे किसी काम के लिए रिरी की हेल्प की जरूरत है। जो सुनकर पहले रिरी तो उसकी हेल्प के लिए मना कर देती है, लेकिन जैसे जो रिरी से कहता है कि वो उसके बारे में उसकी मदर को बता देगा वैसे रिरी उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए कल उसके घर आएगी और फिर ये बात सुनकर जो वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर इसके बाद जैसे रिरी अपने रूम के अंदर आती है वैसे वो देखती है कि उसकी बनाई हुई एआई यानी कि नेटली उसके सूट को कंट्रोल कर रही है। ये देखकर रिरी उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन इसके साथ ही रिरी ये भी समझ जाती है कि उसकी जो बनाई हुई एआई यानी कि नेटली वो इतनी ज्यादा एडवांस है कि वो उसके बिना भी उसके सूट को कंट्रोल कर सकती है। इसके साथ ही दोस्तों ये भी देखते हैं कि रिरी विलियम्स अपनी नेटली एआई के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करती है और दिन ब दिन उससे काफी सारी बातें भी करती है। अब हालांकि इन सबके पीछे रिरी विलियम्स ये देखती है कि एक दिन अचानक से उसके घर पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो वहाँ पर आकर रिरी विलियम्स के आदमी के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और ये आदमी असल में पार्कर रॉबिन्स की टीम का मेंबर होता है। लेकिन जैसे पार्कर रॉबिन्स ने यानी कि द हुड ने रिरी विलियम्स को टीम में शामिल किया था वैसे उसने इस आदमी को टीम से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब ये 2 पुलिस ऑफिसर्स रिरी विलियम्स के घर आकर उसे बताते हैं कि असल में अब उस इंसान की मौत हो चुकी है और अब क्योंकि उसके फोन पर रिरी विलियम्स ने भी फोन किया था जो कि उसने कुछ दिन पहले कुछ बातचीत करने के लिए किया था, इसीलिए उस फोन कॉल की वजह से पुलिस वाले रिरी विलियम्स से पूछताछ करने आए हैं। लेकिन रिरी विलियम्स यहाँ पर पुलिस से सिंपली ये बोलती है कि वो मरने वाले इंसान को नहीं जानती, वो बस उससे एक बार किसी प्रोजेक्ट के टाइम पर मिली थी और उस टाइम पर रिरी विलियम्स ने उसका नंबर लिया था। लेकिन जब उसने उसको फोन किया था उसने रिरी का कभी फोन भी नहीं उठाया। ये बात सुनकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन साथ ही रिरी विलियम्स ये समझ जाती है कि टीम के उस मेंबर को मारने वाले और कोई नहीं बल्कि पार्कर रॉबिन्स और जॉनी होंगे और वो भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने उसे टीम से बाहर निकाल दिया और अब क्योंकि उन दोनों को उसकी टीम में जरूरत नहीं है इसलिए वो किसी को कुछ बता ना पाए, इसलिए उन्होंने उसे जान से मार दिया। और ये बात समझते ही रिरी विलियम्स ये भी समझ जाती है कि विलियम्स टीम को छोड़ेगी तब शायद से वो दोनों उसका भी यही हाल करेंगे और वो रिरी विलियम्स को भी जान से मार देंगे। लेकिन अब रिरी इन सब के बारे में सोचते हुए सीधा जो के पास जाती है क्योंकि रिरी ने उससे वादा किया था कि वो उसके काम में उसकी हेल्प करेगी। बट जब वो जो के घर उससे मिलने आती है तब वो देखती है कि जो ने अपने हाथ को काटा हुआ है और वो भी इसीलिए क्योंकि जो अपने हाथ में प्रोस्थेटिक चीजें लगाना चाहता है, लेकिन जो जिस काम को करना चाहता था वो उससे हुआ नहीं और अब इसीलिए रिरी विलियम्स उसके हाथ को हील करने में उसकी हेल्प करती है एंड उसके हाथ के चोट को सील देती है। हालांकि इसी टाइम पर रिरी विलियम्स को ये भी पता लगता है कि जो और कोई नहीं बल्कि ओबेडा स्टेन का असली बेटा है और उसका असली नाम इज़िकल स्टेन है। लेकिन वो यहाँ पर दुनिया से छुपकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रहता है और वो भी इसीलिए क्योंकि वो अपने बाप के किए हुए काम को गलत मानता है एंड वो भी इस चीज को समझता है कि उसका फादर टोनी स्टार्क को मारने के दौरान मारा गया था। हालांकि अब यहाँ पर जो से मिलने के बाद रिरी सीधा अपनी टीम के पास जाती है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टीम के सारे मेंबर इकट्ठा होते हैं और वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद ही वो लोग ग्रीन हाउस तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद टीम के कुछ मेंबर्स वहाँ के गार्ड्स को पीटते हैं और सीधा अंदर एंटर हो जाते हैं और इसी टाइम पर जो स्लग होता है वो यहाँ के सारे कैमरास ऑफ कर देता है और सारे सिक्योरिटी सिस्टम को भी शट डाउन कर देता है, जिससे कि टीम बड़े आराम से अंदर घुस जाती है। और इन सबके पीछे रिरी विलियम्स अपने आर्मर के अंदर होती है ताकि अगर टीम पर कोई बड़ा खतरा है तो वो उसे संभाल सके। लेकिन दोस्तों असल में रिरी विलियम्स का ये प्लान होता है कि वो आज पार्कर रॉबिन्स के हुड के छोटे से टुकड़े को फाड़ कर लेकर आएगी एंड देन वो उसके हुड पर एक्सपेरिमेंट करेगी और ये जानेगी कि आखिरकार उसके हुड में खासियत क्या है और फिर
फिर ऐसा करने के लिए वो अपने एआई से कहती है कि वो उसके आर्मर को संभाले, जिसके बाद वो अपने आर्मर से बाहर निकलकर सीधा पानी में आती है और फिर सीवर के लाइन से होते हुए सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है, यानी कि ग्रीन हाउस के अंदर। अब इसके अगले पल हम सीधा पार्कर रॉबिन्स को देखते हैं, यानी कि दाहुड को, जो कि खुद भी इस ग्रीन हाउस के अंदर होता है और वो सीधा सामने आ जाता है इस कंपनी के सीईओ के एंड उसके सामने अपनी डील रखता है और पार्कर कंपनी के सीईओ से कहता है कि अगर उसने उसकी शर्तें नहीं मानी तो वो यहाँ पूरे ग्रीन हाउस को बर्बाद कर देगा। हमें सबके बीच ही रिरी विलियम्स भी वहाँ पर आती है और वो सीधा चुपके से पार्कर रॉबिन्स के पास आती है और अपने एक लेजर डिवाइस के जरिए उसके हुड के एक छोटे से टुकड़े को काटने लगती है। लेकिन दोस्तों असल में इस बिल्डिंग के अंदर एक ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि अगर बिल्डिंग में किसी भी तरह के हथियार को डिटेक्ट करते हैं तो फिर उसके बाद ये सेंसर्स पूरी बिल्डिंग को सील कर सकते हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर रिरी विलियम्स अपने लेजर डिवाइस को यूज करती है, इसलिए बिल्डिंग के अंदर के सेंसर्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और पूरी बिल्डिंग को शट डाउन कर देते हैं। जिसके बाद हमें देखते हैं कि बिल्डिंग के सारे गेट्स लॉक हो जाते हैं और टीम के सारे मेंबर्स जो कि बिल्डिंग के अंदर होते हैं वो सारे बिल्डिंग में फंस जाते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी रिरी विलियम्स अपने प्लान में कामयाब होती है और उसे हुड का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी का सीईओ होता है वो पार्कर की शर्तें मानने से मना कर देता है, जिस वजह से पार्कर रॉबिन्स उसे जान से मार देता है और अगले पल उस पर कई सारे गार्ड्स अटैक कर देते हैं। बट पार्कर बारी बारी करके उन सारे गार्ड्स को भी मारने लगता है। अभी सबके बीच रिरी विलियम्स वहाँ के टनल से होते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है और एक दूसरे रूम में आ जाती है। लेकिन साथ ही वो अपनी एआई नाइटली से कहती है कि वो जल्दी से जाए और टीम के दूसरे मेंबर्स की हेल्प करे। जिसके बाद हम ये देख नाइटली रिरी विलियम्स के आर्मर का इस्तेमाल करके टीम के दूसरे मेंबर्स को बाहर निकालने लगती है। लेकिन इसी बीच रिरी विलियम्स के सामने जॉन आ जाता है और वो रिरी विलियम्स के हाथों में पार्कर के हुड का एक छोटा सा टुकड़ा देख लेता है और क्योंकि वायरलेस के जरिए उसकी पार्कर से बात भी नहीं हो रही होती है, इसलिए जॉन को ऐसा लगता है कि हो ना हो रिरी विलियम्स ने पार्कर के साथ कुछ गलत किया है एंड इसलिए वो सीधा रिरी पर अटैक कर देता है एंड उसे मारने लगता है। लेकिन फिर उनकी थोड़ी लड़ाई के बाद ही वहाँ पर रिरी विलियम्स की आर्मर आ जाती है और वो रिरी विलियम्स को अपने अंदर ले लेती है और फिर देखते देखते रिरी विलियम्स वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद उस रूम का गेट भी लॉक हो जाता है और जॉन उस रूम के अंदर ही फंस जाता है। और क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था, इसलिए जॉन की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि टीम के सारे मेंबर्स बाहर आ जाते हैं सिवाय जॉन के और वो सबके सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी पार्कर ये नोटिस करता है कि जॉन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और इसलिए वो रिरी विलियम्स से कहता है कि वो जल्दी से बिल्डिंग को स्कैन करे और ये पता करे कि जॉन कहाँ पर है। उसकी बात सुनकर रिरी विलियम्स जल्दी से बिल्डिंग को स्कैन करती है और वो पार्कर को बताती है कि जॉन बिल्डिंग के अंदर एक रूम में है, लेकिन अब उसकी सांसें नहीं चल रही है, जिसका मतलब अब वो मर चुका है। ये बात सुनकर पार्कर को काफी दुख होता है, लेकिन फिर इसके बाद उनकी पूरी टीम वहाँ से निकल जाती है। इसके अगले सीन में रिरी विलियम्स अपने घर आती है और घर आकर उसे इस बात का काफी ज्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से आज एक इंसान की जान गई है। लेकिन फिर इसके बाद हम सीधा पार्कर को देखते हैं जो कि अपने अड्डे पर आता है और बहुत गुस्से से अपने हुड को जमीन पर पटकता है। साथ ही साथ वो खाली रूम में ऊपर देखकर किसी से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, तो आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? आखिर क्यों जॉन मुझे छोड़कर चला गया? मुझे बताओ, क्या ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? अब दोस्तों पार्कर के ऐसा बोलते हम ये देखते हैं कि उसने अपने सामने जॉन के मरने के विजुअल्स दिखते हैं और वो अपने सामने ये देखता है कि आखिर कैसे जॉन दम घुटने से मरा था। लेकिन फिर इसके अगले पल उसे आयरन हार्ट की झलक दिखती है, जिसे देखकर पार्कर ये समझ जाता है कि जॉन को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि आयरन हार्ट यानी कि रिरी विलियम्स है। और दोस्तों जिसने यहाँ पर पार्कर को ये सारी चीजें दिखाई है वो तो हमें दिखाई नहीं है, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स का मेफिस्टो है और शायद से हो सकता है कि ये मेफिस्टो हमें एपिसोड 4 या फिर 5 में दिख भी जाए। लेकिन दोस्तों ये एपिसोड नंबर 3 भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आयरन हार्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 1 से लेकर 3 तक की स्टोरी के ऊपर। वैसे आपको इस सीरीज के 3 एपिसोड्स की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में।